दोस्तों 25 दिसंबर सन 2023 के दिन इसराइल और हमास की जंग में अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जिसका डर एक लंबे वक्त से ही ज्यादातर दुनिया को सता रहा था। मतलब दुनिया के ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मगर इस जंग में ये ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमारी दुनिया को और इंसानियत को वो नुकसान चुकाना पड़ेगा कि जिसको शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल हुआ ये कि इसराइल की तरफ से सीरिया में की गई एक एयर स्ट्राइक में ईरान के एक सीनियर कमांडर की मौत हो गई। वैसे तो इजरायली हमले में इस जंग के दौरान ईरान के किसी आम इंसान की मौत होना भी एक आम बात नहीं हो सकती है, मगर उससे भी ज्यादा डरा देने वाली चीज ये है कि स्ट्राइक में जिस इंसान की मौत हुई है वो कोई आम नहीं बल्कि खास से भी ज्यादा खास इंसान है। आसान भाषा में मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आज के दौर में अगर हम ईरान के सबसे काबिल और सबसे ज्यादा तजर्बेकार और सबसे सीनियर कमांडर्स को उंगलियों पर गिनना शुरू करें तो उंगलियों पर गिने जाने वाले उन कमांडर्स में इस कमांडर का नाम जरूर शामिल होगा। जान गंवाने वाले कमांडर के जिनका नाम सैयद रजी मौसावी बताया जा रहा है, इनके बारे में ये भी बताया गया है कि ये ईरान के इतिहास के सबसे ताकतवर और मशहूर कमांडर मतलब कि कासिम सुलेमानी के एक दौर में राइट हैंड रहा करते थे, जबकि इराक और सीरिया जैसे इलाकों में ये पिछले 20-25 साल से एक्टिव नजर आए हैं। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह या फिर इराक वगैरह के इलाके में भी जो ईरान के प्रॉक्सीज और ग्रुप मौजूद हैं, उनको चाहे हथियार सप्लाई करना हो या अंदरूनी तौर पर किसी और तरीके की मदद करना हो और उनको ताकतवर बनाना हो, इन सभी मामलों में ईरान की तरफ से ये कमांडर आगे आगे नजर आते थे। और रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि आजकल भी मतलब इस जंग के दौरान भी ईरान की तरफ से हमास के साथ जो कोलैबोरेट किया जा रहा था, मतलब अंदरूनी तौर पर जो मदद की जा रही थी या फिर जो भी सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी हमास को, उस मामले में भी ये कमांडर सबसे आगे खड़े हुए थे। यही वजह है कि इजराइल की शायद इस इंसान के ऊपर लंबे वक्त से नजर थी। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स मतलब कि ट्विटर पर बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि क्योंकि इजराइल ये जंग बड़ी तेजी के साथ हार रहा था, उसके पास अब कुछ बचा नहीं है, वो ऑलरेडी इतना सब कुछ खो चुका है कि जिसकी ना तो उसने कभी उम्मीद की थी और न ही शायद वो इन सारी चीजों की भरपाई कर सकेगा। तो इसीलिए अब वो एक लंबे वक्त से बस एक मौका तलाश कर रहा है कि किसी तरह से अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को ही इस जंग में घसीट ले। अगर एक बार चाहते हुए या ना चाहते हुए भी ईरान इस जंग में कूद जाता है तो वो जंग कि जो अभी इजराइल और फिलिस्तीन की पर्सनल जंग है वो एक रीजनल वॉर में बदल जाएगी और ईरान के आते ही इजराइल की तरफ से भी अमेरिका या इस तरह की दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें कूद जाएंगी। अपने इतने बड़े कमांडर की मौत के बाद ही ईरान की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हुए और गवर्नमेंट की तरफ से बयान में कहा गया कि यू विल पे अ हैवी प्राइस, मतलब कि तुमको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मतलब कि विदेश मंत्री की तरफ से भी एक बयान में कहा गया है कि इजराइल को अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा अब ईरान की राजधानी तेहरान से भी इस तरह के फोटोज, वीडियोस और खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि वहाँ की पब्लिक एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कर रही है और अपनी हुकूमत से ये मांग कर रही है कि इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ी जाए और उससे बदला लिया जाए। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात जान लेना चाहिए कि इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि आज के दौर में ये जो पूरी बड़ी जंग लड़ी जा रही है ये कहीं ना कहीं ईरान के ही बलबूते पर लड़ी जा रही है, क्योंकि तीनों ही एच मतलब कि चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो या फिर हूती हो, ये तीनों ही ग्रुप बगैर ईरान के वो सब कुछ नहीं कर सकते थे कि जो आज कर पा रहे हैं। जहां एक तरफ हिजबुल्लाह और हुतीस को तो वजूद ही ईरान ने दिया है, तो वहीं हमास के पास भी बगैर ईरान के ना तो ऐसे हथियार होते कि जिनके जरिए से वो इजराइल का मुकाबला कर पाता और ना ही इतना पैसा या दूसरी मदद होती कि जिनके बलबूते पर वो वहां पर खड़ा हो पाता कि जहां पर आज हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब मुद्दे की बात ये है कि जब कभी भी मामला किसी जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व होने का होता है, यानी ईरान के खुद जंग लड़ने का मामला आता है, तो हमेशा हम लोगों को ईरान बचता हुआ नजर आता है। ज्यादा में ज्यादा अगर कुछ करता है तो बड़ी बड़ी धमकियां दे देता है। आम मामलों को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि जब अमेरिका की तरफ से उसके सबसे काबिल और मशहूर कमांडर कासिम सुलेमानी का कत्ल किया गया था, या फिर इजराइल की तरफ से भी उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करने वाले सबसे बड़े वैज्ञानिक को भी कत्ल किया गया था, तो इन दोनों ही मामलों में भी ईरान सिर्फ और सिर्फ धमकियां देता हुआ ही नजर आ रहा था। ईरान की तरफ से वो रिएक्शन और वो जवाब देखने को नहीं मिला था कि जिसका दुनिया अंदाजा लगा रही थी। यही वजह है कि मुस्लिम दुनिया के बेशुमार लोग ईरान को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि ईरान भी बाकी उन अरब देशों या फिर टर्की से अलग नहीं है कि जो हमेशा हर मामले में ही सिर्फ बातचीत और मजम्मत से ही काम चला लेते हैं।
हालांकि एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है कि जो ईरान के सिर्फ धमकियां देने और खामोश बैठे रहने को उसकी स्ट्रेटजी मतलब कि उसकी एक समझदारी और मसलहत बताता है, क्योंकि उनके मुताबिक पिछले कुछ सालों से ईरान सबसे ज़्यादा अहमियत और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दे रहा है। उसको पता है कि इजराइल उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़ा हुआ है और एक मौका तलाश कर रहा है कि किस तरह से दुनिया को भड़काया जाए और ईरान की इस पूरी मेहनत पर और इस पूरे प्रोजेक्ट पर पानी फेरा जाए। तो इसीलिए शायद ईरान जब तक न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब नहीं हो जाता है तब तक वो इजराइल, अमेरिका या फिर दुनिया की किसी और भी ताकत से जंग नहीं लड़ने जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कम ताकत के साथ अमेरिका जैसी एक बड़ी ताकत से जंग लड़ने पर सद्दाम हुसैन के इराक या फिर गद्दाफी के लीबिया का क्या हाल हुआ था। ईरान की खामोशी को ही उसकी समझदारी बताने वाले लोग ये भी दावा करते हैं कि ईरान हमेशा इस बात को लेकर भी डरा रहता है कि कहीं उसकी किसी एक बड़ी गलती की वजह से वो अपने उन प्रॉक्सीज का जाल और उन प्रॉक्सीज के मिशन को ही ना खो दे कि जो उसने पूरे मिडिल ईस्ट में पिछले कई सालों की मेहनत के बाद तैयार किया है। आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप ये समझिए कि यहाँ पर बात हो रही है हिजबुल्लाह, हूती या फिर उन छोटे बड़े ग्रुप की कि जो इराक और सीरिया के अंदर पाए जाते हैं और अमेरिका और इजराइल को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि ये सारे ही छोटे बड़े ग्रुप वो हैं कि जिनको पिछली कुछ दहाइयों में ईरान ने ही तैयार किया है और ये कहने को तो ईरान से बहुत दूर रहते हैं, ईरान का अपने ऊपर लेबल भी नहीं लगाते हैं, मगर हाँ चलते ईरान के ही इशारे पर हैं। इनका हर कदम ईरान के हुक्म के बाद ही आगे बढ़ता है और ईरान के हुक्म के बाद ही पीछे आता है। मतलब ये कह सकते हैं कि इन सारे ग्रुप्स के ऊपर बस लेबल ईरान का लगा हुआ नहीं है, वरना ये अंदरूनी तौर पर खुद ईरान ही हैं। आज के दौर में इन सारे ग्रुप्स को ही ईरान की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है और यही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से इजराइल भी ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, बावजूद इसके कि ईरान तो कभी डायरेक्टली इजराइल के ऊपर कोई हमला वगैरह भी नहीं करता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जो करंट मैटर हुआ है, मतलब ईरान के सीनियर कमांडर की इजरायली स्ट्राइक में सीरिया के अंदर मौत हुई है, इस मामले पर भी ईरान शायद बड़ी बड़ी धमकियों से ही काम चलाएगा और ना तो कोई बड़ा अटैक करेगा और न ही डायरेक्ट इस वॉर में इन्वॉल्व होगा। हाँ, अगर ईरान की तरफ से कोई बड़ा जवाब आएगा भी तो वो उसकी खुद की तरफ से नहीं बल्कि उसके बनाए हुए ग्रुप मतलब हिजबुल्लाह की तरफ से आएगा। कोई बड़ी स्ट्राइक वगैरह कर दी जाएगी नॉर्थ के एरिया से या कोई बड़ी ऐसी मिसाइल छोड़ी जाएगी कि जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया था, या फिर हो सकता है कि यमन के इलाके में मौजूद हूतीज कि जिन्होंने पहले ही सबसे ज़्यादा इजराइल को परेशान कर रखा है, उनको ही ईरान की तरफ से अपनी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देने का ऑर्डर दे दिया जाए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस पूरे मैटर की वजह से आगे क्या होता है। क्या सच में इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग एक नया मोड़ लेगी या फिर वैसी ही चलती रहेगी कि जैसी चलती आई है। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड और इस पूरे मामले से रिलेटेड अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।